एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के 18+ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि ज्योग्राफी की बुक का है ना, भाग 1 है ना, उसका चैप्टर नंबर सेकंड चर्चा करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और 1 घंटे से पहले पहले वन शॉट के अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर को खलास कर देंगे। तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल NCERT 18 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये वीडियो और उस आगे है ना, आगे वाले दिनों के अंदर ये जो कि वीडियो है ना, उसके ऊपर ही आएगी ये वीडियो, है ना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला अपना जो कि है, देख लेते हैं पूरा का पूरा व्यू। तो पहला है जो कि चैप्टर का नाम है अपना पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये नहीं है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस वीडियो के अंदर हमें ना पूरे चैप्टर के अंदर है ना 2 सिद्धांत पढ़ेंगे महत्वपूर्ण, जो कि पहला तो है अपना आरंभिक सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत। तो अब मैं ना इसकी PDF है ना आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी, जो कि इसी नाम से है, वो मैं बता दूंगा आपको, और डिस्क्रिप्शन के अंदर है ना लिंक दे दूंगा इसके ना। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले रुक जाओ दोस्तों, ना साफ कर देता हूँ। और पहला है जो कि अपना इम्पोर्टेंट बिंदु बाई बिंदु हम देखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहला पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो मैंने बताया आपको। एक तो है आरंभिक सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत। तो आरंभिक सिद्धांत है ना, वो गैस परिकल्पना से संबंधित है। तो सबसे पहले गैस परिकल्पना किसने दिया था? तो ये इमैनुअल कांट ने दिया था। और दूसरा इसका संशोधन किसने किया था? तो इसका संशोधन किया था अपने लाप्लास ने, और निहारिका परिकल्पना दे दी। और इसके बाद है ना, निहारिका परिकल्पना में भी कुछ है ना संशोधन कर दिया। किन्होंने? तो ओटो सिमंड और कोल वाइजास कर देना। निहारिका परिकल्पना में भी कुछ संशोधन कर दिया। और बाद में ना इनको ये संशोधन करके ना इसको वापस है ना पारित कर दिया। मतलब कि निहारिका परिकल्पना के अंदर कुछ है ना संशोधन किया। तो वो है ना आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरा है अपना आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक सिद्धांत हम देखते हैं। तो आधुनिक सिद्धांत का है ना अपना जो कि पहला है कि आधुनिक सिद्धांत, जो कि बिग बैंग सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह आपका है ना MCQ में भी आ सकता है, और वन लाइनर में भी आ सकता है, और क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो हम अब बढ़ते हैं तो आगे। तो आधुनिक सिद्धांत यानी कि आरंभिक सिद्धांत, ये ना अपने हमें ना अब डिटेल बाय डिटेल है ना इनकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आरंभिक सिद्धांत जो कि है ना गैसीय परिकल्पना के नाम से इनको जाना जाता है। इमैनुअल कांट ने दिया था सबसे पहले। और कौन वे क्या थे? तो जर्मन के दार्शनिक थे। और इसके अनुसार गैस और धूलकण से बना हुआ बादल ठोस था। अब है ना इनके अनुसार गैस, जैसे कि गैस, धूल कण, और जो और क्या था कि गैस के धूल के कण और से बना हुआ एक बादल था। जैसे कि अनेक गैस और धूल कण से बना हुआ एक बादल बन गया, बादल बन गया ये। और बादल था, यह गैस का बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टकराने लगे। अब है ना दो ऐसे है ना बने हो गए, 2 बादल आपस में हो गए गैस के। तो ये आपस में ऐसे टकराएंगे। और ये बता रहे हैं ये कि दो आपस में टकराएंगे, और इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। अब ये बेसिकली तो ये दो टकराएंगे ना, तो तापमान तो बढ़ेगा ही है ना, घर्षण। और जैसे ये टकराएंगे तो इनका तापमान बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ेगा तो बाद में क्या होगा? बादल गर्म होंगे, गर्म होकर ये फैलने लगा। तो अब जैसे ही गर्म हो गए तो फैलने लग गए। अब जैसे कि फैलने लगे, दो थे ना, वो इतने इनके बीच है ना ऐसी दूरियां आ गई, फैलने लगा। इसके बाद घूमने लगा। अब ये ना बाद में ना ये क्या हो कि घूमने लगे, फैलते फैलते घूमते थे। और इसके बाद ये बादल टूटा और ग्रह बन गए। अब ये ना जो कि बादल थे ना, ये टूट गए। यानी कि पहले ना सब ये ना एक साथ हो गए, मतलब मिल गए। 2 बादल थे, एक साथ मिल गए, और एक बड़े बादल का निर्माण हुआ। और इनका है ना बाद में ना इन बादल है ना ये टूटने लग गए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा और और बादलों के है ना टूटने से क्या हुआ कि ग्रहों का निर्माण हो गया, ग्रह बनने लग गए। जैसे कि बादल था ऐसे, मतलब ये बादल था ये टूटने लगे ऐसा, तो छोटे छोटे अनेक ऐसे ग्रह बन गए। हाँ, तो यही बता रहे हैं कि बन गया। और बादल नेबुला जो कि के बीच का हिस्सा सूर्य, अब इनके बीच का जो कि हिस्सा था ना, वो एक सूर्य बन गया। अपना सूर्य है ना ऐसे बना, ये कह रहे थे। और
इमेनुअल कांट की इस परिकल्पना को, अब है ना ये इमेनुअल कांट ने दी थी इसको, मतलब जो कि इमेनुअल कांट थे ना, इन्होंने ना परिकल्पना दी थी कब, 1796 ईस्वी में। इसके बाद है ना गणितज्ञ कौन थे, लाप्लेस, जिन्होंने ना इनका संशोधन प्रस्तुत किया, यानी कि इस परिकल्पना में है ना संशोधन किया था लाप्लेस ने। और जिसे क्या उन्होंने की क्या कहा इसको, तो निहारिका परिकल्पना कहा था। तो और इनसे है ना सभी को इससे सभी इससे जानने लगे। अब देखते हैं निहारिका परिकल्पना आखिरकार है क्या। अब है ना निहारिका परिकल्पना को देखते हैं। तो इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। तो क्या कि बादल है ना धीमे गति से घूमते हुए थे, घूम रहे थे, घूम रहे थे, घूमते रहे थे, घूम रहे थे, यानी कि धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के क्या बादल से हुआ था ग्रहों का निर्माण। अंतरिक्ष में बड़ा बादल जो कि था लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले, ये ना 4.6 बिलियन वर्ष पहले की बात है ना। पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल तैर रहा था। अब है ना गैस और धूल कण का ना बादल है ना एक विशाल था, वो ऐसे 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 चल रहा है, यानी तैर रहा था। और इस बादल को नेबुला का, अब इसको क्या कहा, तो इसको है ना इन्होंने ना नेबुला कहा, और नेबुला कहा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बादल अंदर की ओर ढहने लगा। अभी ना अंदर के अंदर जैसे है ना इन इन जो कि बादल के अंदर है ना गुरुत्वाकर्षण के कारण है ना ये अंदर की ओर है ना बादल है ना ढहने लगे अंदर की ओर, मतलब कि ये ना कठोर है ना ठोस पदार्थ बनने लग गया है। इसे एक साथ खींचा जा रहा था। अब है ना इसे एक साथ है ना खींचा, अंदर से है ना खींच रहे थे, मतलब एक कठोर पदार्थ बन रहे थे। और घूमना और चपटा होना। अब दूसरी क्या हुआ कि घूमना, और ये घूम कैसे रहे थे और चपटा कैसे हुए थे। तो जैसे जैसे बादल ढहता गया, यानी अंदर से ढहता गया, ये तेजी से घूमने लगा। और ये जैसे ही अंदर है ना ढहता गया ना, तो ये तेजी से ऐसे घूमने लगा। पहले तो धीरे धीरे घूम रहा था, बाद में तेजी से ऐसे ना ये ना 1 मिनट वापस बना देता हूँ। ऐसे तेजी से ना ये घूमने लगे, और एक डिस्क के आकार में चपटा हो गया। घूमते 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 ना ऐसे चपटा हो गया, डिस्क के आकार का चपटा हो गया। और अब दूसरा है कि दूसरा पॉइंट है कि सूर्य का निर्माण। तो सूर्य का निर्माण कैसे हुआ इसकी, इस निहारिका परिकल्पना के अनुसार। तो सूर्य का निर्माण है ना 1 मिनट, हाँ, ये कर लें। सूर्य का निर्माण ढहते बादल से अधिकांश सामग्री डिस्क के केंद्र में एकत्रित हो गई। अब है ना क्या हुआ कि सूर्य के निर्माण में ना ढह, जैसे कि बादल वो अंदर की ओर ढह रहा था ना, इसमें अधिकांश सामग्री है ना जो कि वो है ना मतलब केंद्र में है ना एक जगह है ना एक एकत्रित हो गई। और यह केंद्र गर्म और घना हो गया। अब है ना ये गर्म हो गया है ना, केंद्र है ना एक जगह है ना पूरा का पूरा है ना गर्म और घना हो गया, जिससे हमारा सूर्य बना। तो सूर्य कैसे बना, तो जो कि पदार्थ अंदर की ओर गए ना, वो है ना गर्म हो गए और अपना है ना घना हो गए, मतलब कठोर हो गए। तो इस प्रकार सूर्य का निर्माण हुआ है। और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, तो डिस्क में बची हुई गैस और धूल एक साथ चिपक गए। अब है ना जिस डिस्क के अंदर ये ना जैसे कि गैस थी ना, यहाँ पर धूल के कारण और गैस ये ना आपस में ना ऐसे चिपक गए ना, सभी एक मतलब ऐसे चिपक गए, ऐसे चिपक गए। और ऐसे ही है ना इनके ग्रहों का निर्माण हुआ है, गुत्थित झुंड बन गए, बनने लगे। ये गुत्थित झुंड बड़े होते गए। अब है ना कालांतर में ये बड़े होते गए, और अंत हमारे सौर मंडल में ग्रह और चंद्रमा और अन्य वस्तुओं का क्या हुआ, निर्माण हो गया। तो ऐसे है ना निहारिका परिकल्पना के अनुसार है ना ग्रहों का निर्माण हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ना इसका ना संशोधन किसने प्रस्तुत किया वो हम देखते हैं। तो देखते हैं निहारिका में संशोधन। तो 1950 में ना रूस के थे ओटो सिमिंड और कोल वाइजास्कर, दो वैज्ञानिक जो कि ना रूस के थे, जो कि वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते, भूगोलवेत्ता थे है ना, जर्मनी के थे। और एक था अपना रूस का ओटो सिमिंड, और जर्मनी का थे कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ क्या क्या किया था, संशोधन किया था। उनके विचार से है ना सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः है ना हाइड्रोजन और हीलियम के धूलकणों से बनी थी। अब है ना ये कह रहा है कि एक सूर्य ना वो है ना सौर निहारिका से घिरा हुआ था, निहारिका से यानी कि बादल, निहारिका मतलब बादल ही होता है, से घिरा हुआ था। उसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन गैस थी, हीलियम गैस थी, और धूलकण थे। तो ये वही बता रहा है ना, ऐसे ही उन्होंने ना संशोधन करके वापिस वही चीज़ बता दी। क्या वो पहले बताया था ना लाप्लेस ने, वही। और इन कणों
के घर्षण एवं टकराने से चपटी तस्तरी की आकृति का है ना बादल बना। अब वही बात है ना, वही बात बता दी इन्होंने कि कणों के टकराने से ना एक बादल चपटा बादल बन गए और अभिवर्धी प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। और इसी प्रक्रम यानी कि वो इस प्रक्रिया के द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधी समस्याओं का प्रयास समझने का प्रयास किया। बाद में क्या कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि पृथ्वी को छोड़ो, हम है ना पूरे के पूरे ना वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नहीं ब्रह्मांड, जैसे कि ब्रह्मांड कैसे बना वो देखेंगे, जानने के प्रयास किया। तो अभी तक तो हम है ना आरंभिक है ना परिकल्पना देख रहे थे, सिद्धांत देख रहे थे, और अब हम देखेंगे आधुनिक। तो आधुनिक सिद्धांत के अंदर था अपना बिग बैंग सिद्धांत। तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है। इसके विस्तारित इसे है ना विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, मैंने वो बता दिया आपको। ये ना 1920 में ना एडविन हब्बल ने है ना प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो ये किसने दिया था? तो एडविन हब्बल ने दिया था, है ना, 1920 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। और दिया रहा है। और समय बीतने के साथ है ना आकाश गंगा एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आकाश गंगा है ना समय के साथ है ना एक दूसरे से क्या हो रही हैं, जैसे कि ये दूर हो रही हैं, ये डिस्टेंस है ना इनका बढ़ रहा है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्ष आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। वो है ना विस्तार को सिद्ध नहीं करते हैं, लेकिन है ना वैज्ञानिक मान तो रहे हैं कि है ना इनके बीच के है ना डिस्टेंस है नहीं दूरी बढ़ रही है। अतः गुब्बारे, उन्होंने ना गुब्बारे का उदाहरण दिया, तो वो है ना आंशिक रूप से ही मान्य है बताए हैं वैज्ञानिकों ने। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। ब्रह्मांड में विस्तार का क्या अर्थ है? कि आकाश गंगाओं के बीच के ना दूरी में है ना विस्तार का होना, यही है। अब है ना हम दूसरा देख रहे हैं कि अब होयल ने है ना इसका है ना विरोध किया है। होयल ने क्या कहा है वो हम देखते हैं। होयल ने कहा है कि इनका विकल्प स्थिर अवस्था परिसंकल्पना संकल्पना दे है। इनका है ना सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम है स्थिर अवस्था संकल्पना, नाम से इनको है ना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा था। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड एक जैसा ही था, इनका नो तो है ना विस्तार हो रहा है और न ही हुआ था। और यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधित अनेक प्रमाणों के मिलने से ना वैज्ञानिक ब्रह्मांड के है ना विस्तार संबंधित ब्रह्मांड विस्तार के ही पक्षधर है। ये है ना वैज्ञानिकों ने इसको अब नकार दिया है। इसको क्या किया है वैज्ञानिकों ने? अभी नकार दिया है दोस्तों। वैज्ञानिकों ने इनका इसका मानना ही बंद कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना वापस कलर सेट कर, हाँ सही हो गया। अब अपन देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत का पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार। अवस्था एक में क्या हुआ कि लगभग है ना 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक बेहद छोटे और अत्यधिक गर्म बिंदु पर था। अब है ना पहला अत्यधिक छोटे के अंदर है ना ब्रह्मांड है ना गर्म बिंदु पर था, ये यहाँ पर। और जिसे एक है ना सिंगुलेटरी है ना कहा जाता था, है। और इसमें है ना सभी पदार्थ एक साथ है ना संकुचित थे। सभी पदार्थ है ना यहाँ एक जगह ही संकुचित थे। और तापमान और घनत्व अत्यधिक थे। अब इसका है ना तापमान अधिक था और घनत्व भी इनका है ना अत्यधिक था, मतलब बड़ा था, मतलब ज़्यादा था। लेकिन इनका आकार है ना वो छोटा सा था, इतना सा। और दूसरी अवस्था में क्या बताया गया कि बिग बैंग का विस्फोट। अब है ना बिग बैंग में दूसरी अवस्था में विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट ब्रह्मांड की तेजी से फैलाने लगा। अब क्या हुआ कि इसके अंदर है ना विस्फोट हुआ। तो ये विस्फोट हुआ ना, जैसे इसके अंदर विस्फोट हुआ तो ये ना फैल गया, इतना सा था ना ये, तो इतना बड़ा हो गया, तेजी से विस्फोट हो गया और फैलने लग गया। विस्फोट के तुरंत बाद ब्रह्मांड का विस्तार बहुत तेज हुआ। अब विस्फोट जैसे ये विस्फोट हुआ तो है ना ब्रह्मांड है ना तेजी से फैलने लग गया। एक मतलब बोले तो इतने तेजी से फैला कि है ना 1 सेकंड के अंदर है ना बहुत ज़्यादा फैल गए। इसके अंदर हम देखेंगे आगे। विस्तार बहुत तेजी से हुआ। इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा ने पदार्थ में बदलना शुरू कर दिया। अब कुछ है ना ऊर्जा थी ना इसके अंदर जो कि पदार्थ में बदलने लग गई। और विस्फोट से पहले कुछ सेकंड में ही ब्रह्मांड का आकार तेजी से बढ़ने लगा। मैंने कहा ना कुछ सेकंड, यानी कि 1 या 2 सेकंड में है ना ब्रह्मांड है ना आकार तेजी से बढ़ने लग गया। लेकिन बाद में है ना विस्तार की गति है ना धीरे धीरे कम हो गई। बाद में विस्तार है ना धीरे धीरे कम हो गया, धीरे कम होगा। और इसी दौरान ब्रह्मांड में पहले परमाणु का निर्माण हुआ। तो इसी के दौरान है ना ब्रह्मांड में ना पहले परमाणु का क्या हुआ, निर्माण हुआ।
ये ध्यान रखना है। और अब हम देखेंगे तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या होता है, तो तीसरी अवस्था में ना तापमान और पदार्थ का निर्माण होता है। और बिग बैंग के 3 लाख वर्षों के बाद, अब है ना बिग बैंग के ना 3 लाख वर्षों के दौरान है ना ब्रह्मांड का तापमान है ना इतना गिर गया। अब 3 लाख वर्षों के दौरान है तापमान है ना नीचे गिर गया। अब और है ना परमाणु बनने लगे। अब है ना बाद में क्या हुआ कि परमाणु है ना जैसे ही तापमान नीचे गिरा तो परमाणुओं का निर्माण होने लगे। इस समय ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। अब इससे क्या हुआ, जैसे ही तापमान नीचे गिरा तो ब्रह्मांड क्या हुआ, पारदर्शी हो गया। और है ना जिसे प्रकाश आसानी से में है ना ब्रह्मांड में यात्रा कर सकता था, जिसे ना प्रकाश है ना आसानी से ना ब्रह्मांड में ना यात्रा कर सकता था, यानी कि दिखाई दे सकता था एक स्थान से दूसरे स्थान में अच्छी तरीके से ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब अगला है ना अपना टॉपिक है कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो तारों का निर्माण देखते हैं अभी। तारों का निर्माण है ना ब्रह्मांड की शुरुआत में ऊर्जा और पदार्थ समान रूप से विस्तृत नहीं थे, वो हमने पहले ही पढ़ लिया बिग बैंग सिद्धांत में। तो विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थ की घनता अलग अलग थी, यानी विभिन्न है ना क्षेत्र में ना पदार्थ है ना की घनत्व था है ना अलग अलग थी। कहीं पर कुछ भी थी, थोड़ी थी, कहीं पर ज़्यादा घनत्व वाले थे। तो घनत्व में इन भिन्नताओं के कारण है ना गुरुत्वाकर्षण बल भी है ना अलग अलग हो गए। अब घनत्व कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी है ना अलग अलग हो गए, तो वही लिखा हुआ है। इससे कुछ क्षेत्रों में पदार्थ का एकत्रण केंद्रित होने लगा। इन कहीं इससे क्या हुआ कि है ना पदार्थों में है ना जो कि है ना पदार्थों का है ना एकत्रण होने लगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। है ना जो भी पदार्थ है ना तो है ना एकत्रण पास पास आने लगे, ऐसे पास पास आने लगे। और यह पदार्थ का एकत्रण आकाश गंगाओं यानी कि ग्रहों, सितारों और अन्य वस्तुओं का है ना समूह है। अब है ना इससे ना कि ग्रह बन गए इकट्ठा होकर, और सितारे बन गए, जैसे कि तारे बन गए, अन्य वस्तुओं का निर्माण होने लग गया। और एक आकाश गंगा का व्यास, ये ना आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आकाश गंगा का व्यास वाला। ये आपके क्वेश्चन है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन है ना बन सकता है। कौन सा मैं बता लेता हूँ। एक आकाश गंगा का यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, याद ही कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगाओं के भीतर है ना हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल होते हैं। अब आकाशगंगाओं के बीच है ना अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस के ना बादल होते हैं, और जिन्हें हम है ना निहारिका कहा जाता है, कहते हैं या कहा जाता है हम वो ये हाइड्रोजन निहारिका परिकल्पना वाला, तो ये वही है। और निहारिका में गैस के झुंड बनते हैं। निहारिका में क्या होता है कि गैस के ना झुंड बनते हैं। ये गैस झुंड समय के साथ है ना घने और ठोस पिंडों में बदलने लगे। अब जैसे जैसे समय बढ़ा तो ये ना ठोस बनने लगे पदार्थ। और ये गैस झुंड समय के साथ ठोस बनने लगे। इन पिंडों के संकुचन और गर्म होने से तारे बने। तो तारे कैसे बने, इन पिंडों का ना गर्म होने से और संकुचन से ना तारों का निर्माण होने लगे। तारों का निर्माण है ना लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तारों का निर्माण कब हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये भी आपको ना क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको ना पढ़कर ही जाना है ईयरली के अंदर, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब है ना ये तो था अपना ग्रहों का निर्माण, ये तारों का था। और अब हम देखते हैं ग्रहों का निर्माण। अब हम है ना देखेंगे ग्रहों का निर्माण। तो ग्रहों का निर्माण है ना ये भी 3 अवस्थाओं के अंदर हुआ है, वो हम है ना लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं कि अब है ना थोड़ा सा ही बचा है, तो मैं बता दूं आपको, या 35 से है ना अपने 40 मिनट के अंदर ये पूरा वन शॉट हो जाएगा। अब है ना 18 मिनट हो रहे हैं। तो हम देखते हैं अवस्था ए के अंदर क्या है कि एक विशाल गैसीय और धूल भरा बादल होता है। अब विशाल गैस का और धूल भरा बादल होता है निहारिका, जिसे हम वो निहारिका परिकल्पना वाला। इस गैसीय बादल में गुरुत्व बल के कारण एक केंद्रीय क्रोड, अब गुरुत्वाकर्षण के कारण है ना जो कि है ना सभी जो कि पदार्थ है ना वो है ना एक जगह एकत्रित होने लगे और क्रोड बन गए, यानी ठोस पदार्थ बन गया। और इस क्रोड के चारों ओर है ना गैस और धूल का एक घूमता हुआ है ना डिस्क है ना बन गया। अब ये ना इसके चारों ओर गैस का है ना घूमता 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 डिस्क बन गया, यही समझा रहे हैं। और दूसरी अवस्था में है कि गैस डिस्क में छोटे छोटे गोलक बनना शुरू हो गए। अब है ना इसके अंदर डिस्क के अंदर है ना छोटे छोटे ऐसे 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 ना गोलक बनने शुरू हो गए। और ये जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रहणु कहते हैं। इन छोटे छोटे को हम क्या कहते हैं, ग्रहणु क्या कहते हैं। तो ये हम इनको ग्रहणु कहते हैं। और छोटे गोलक पदार्थों में संगठन से बनते हैं, जो कि है ना छोटे है ना गोलक है ना पदार्थों के है ना संगठन से बनते हैं, यानी कि पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों के ना संगठन से है ना ये है ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे गोलक बन जाते हैं।
ये छोटे गोलक है ना आपस में टकराते और चिपकते हैं। अब ये ना जैसे ये ना गोलक है ना, ये दो तीन ऐसे है ना होंगे ना, तो ये आपस में ना है ना टकराएंगे और ये ना चिपकने लगे और धीरे 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 बड़े होते गए। पिंड बने, इस प्रक्रिया से अधिक बड़े पिंड बनने लगे। मैंने यही बात समझाया आपको। यह है ना टकराव और चिपकने की प्रक्रिया ग्रहणों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण होती है। और यह प्रक्रिया ना ग्रहणों के है ना निर्माण में है ना बहुत ही है ना महत्वपूर्ण होती है। अब हम अवस्था 3 देखेंगे। तीसरी अवस्था के अंदर क्या है, तो जब कई छोटे ग्रहणु आपस में मिलकर बड़े पिंड बनने लगे, तो है ना ये धीरे धीरे ये पिंड धीरे धीरे है ना बड़े हो जाते हैं। अब ये ना जैसे ये छोटे छोटे ग्रहणु है ना मिलकर है ना बड़े होने लगे, तो ये ना धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और ये पिंड है ना ग्रहणों के रूप में विकसित होने लगते हैं। और ग्रहणु बड़े होकर है ना अधिक है ना ग्रह बन मिलकर है ना ग्रहणु मिलकर है ना ग्रह का निर्माण होता है। और परिणाम स्वरूप है ना ये ग्रहणों से ना ग्रह का निर्माण होता है। और ये अपना क्या बन गया, तो ये अपना ना ग्रह परिणाम स्वरूप है ना ग्रहणों से ना ग्रह बन गए, ग्रहों का विकास होता है ऐसे ही। अब है ना अब हम देखेंगे पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, मैं ना शॉर्ट से शॉर्ट समझा रहा हूँ, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा है ना एग्जाम के अंदर। तो पृथ्वी का उद्भव, तो पृथ्वी है ना शुरू में ना एक गर्म वीरान और चट्टानी ग्रह थी। हाँ ये तो है ना चट्टानी कैसी थी पृथ्वी अंदर से पहले, तो एक गर्म थी, गर्म वीरान थी, वीरान ग्रह थी और चट्टानी थी। ये लिखा हुआ है। इसका वायुमंडल बहुत पतला था और इसका है ना वायुमंडल है ना बहुत ही पतला था और हाइड्रोजन और हीलियम से बना। तो पहले जो कि क्या बना पृथ्वी का ना वायुमंडल कैसे बना था, तो ये बना था अपना हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। किससे बना था, तो हाइड्रोजन और हीलियम से। मैं आपको है ना ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये भी याद रखना है कि है ना प्रारंभिक ब्रह्मांड किन दो सॉरी वायुमंडल किन दो गैसों से बना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको लिखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। आगे बढ़ते हैं। समय के साथ है ना पृथ्वी एक जैसी पर ऐसी घटनाएं और प्रक्रियाएं हुई जिसके कारण है ना इसका वायुमंडल और सतह बदल गई। समय के साथ है ना कुछ घटनाएं हुई जिसके है ना इसका है ना प्राकृतिक प्रक्रिया हुई जिनसे है ना इनका वायुमंडल और है ना सतह है ना बदल गई। और आज की पृथ्वी में बहुत सारा पानी और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण है, जो कि है अब है ना जिसके कारण ही हमें ना जीवन इस संभव है हमारा भी। इसकी संरचना परतदार है। अब क्या हुआ कि पहले तो ऐसे है ना पतली थी, बहुत ही इसकी संरचना पतली थी। अब है ना यहाँ पर है ना परतें परतें बन गई, परतदार इनकी संरचना है पृथ्वी की, जिससे विभिन्न परतों में शामिल है। जिसके अंदर है ना विभिन्न परतें शामिल है, जो कि आप है ना 8वें और 9वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आगे कि कितनी है ना पृथ्वी पर है ना मंडल है या परतें हैं। तो वो पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि स्थल मंडल का विकास। तो इसमें स्थल मंडल के विकास से पहले देखते हैं कि चैप्टर कितना बचा है। तो चैप्टर हाँ बस थोड़ा सा बचा है। अब देखते हैं किस कौन सा देखना था अभी। स्थल मंडल का विकास। तो स्थल इससे देख प्रतीक उद्भव होगा। स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, तो स्थल मंडल का विकास है ना ग्रहणों के इकट्ठा होने से ग्रह बने। अब ग्रहणों के इकट्ठा होने से ना ग्रह बन गए। और जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण शांत हो रहा था, हमें ना गुरुत्वाकर्षण के कारण है ना अनेक ग्रहण ने ग्रह के निर्माण हो रहा था ना, उस समय है ना तो इनका इकट्ठा होते पिंडों ने है ना पदार्थ को प्रभावित किया। अब है ना इकट्ठे हुए पिंड है ना होते हैं ना, तो इन्होंने प्रभावित किया ग्रहों को, यानी कि पदार्थों ने है ना पिंडों को है ना इन पिंडों को है ना ग्रहों को इनको है ना प्रभावित किया। क्या किया, तो इससे ना अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो इनके अंदर है ना क्या हुआ, अत्यधिक है ना ऊष्मा उत्पन्न होने लग गई। यह प्रक्रिया है ना जारी रही, ये ना लगातार लगातार जारी रही। और उत्पन्न है ना इसे है ना उत्पन्न ताप से है ना पदार्थ है ना पिघलने और गलने लगे। अब जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी से ना गर्म हो गए तो है ना पिघलने हो गए, पिघलने ही लगेंगे ना गर्म होंगे तो। जैसे कि लोहे को आप ज़्यादा तपाएंगे तो वो पिघलेगा, उसी प्रकार से ये बताए गए हैं। और ऐसा है ना पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। ये ना उत्पत्ति के है ना पृथ्वी के जैसे ही उत्पत्ति हुई उसके बाद और है ना दौरान और उनके तुरंत बाद हुआ था, ये ध्यान रखते हैं। अत्यधिक ताप के कारण है ना पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। अब पृथ्वी है ना अत्यधिक ताप था तो पहला है ना ये है ना द्रव अवस्था में रह गई। बाद में ना ये धीरे धीरे है ना इनका विकास हुआ। तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले है ना पदार्थ घनत्व के अंदर में आकर के अंदर अंतर के कारण है ना अलग होना शुरू हो गए। तो है ना तापमान के है ना गर्म होने के कारण पृथ्वी
तो भारी घनत्व वाले पदार्थ है ना इसके है ना अंदर चले गए, और जो कि कम घनत्व वाले थे ना जो है ना बाहर है ना सतह पर रह गए। और जो कि अब है ना मान लो कि लोहा अपने अंदर से मिल रहा है, जो कि खनिज थे वो अपने अंदर है, तो वो भारी घनत्व वाले थे इसलिए मिल रहे हैं। और वायुमंडल हल्का था, वो है ना वायु गैस है जो कि हमें पृथ्वी के ऊपर ऊपर दिखाई देते हैं, यही समझाए गए हैं। इसी अलगाव से है ना भारी पदार्थ जैसे कि लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग में आ गए, यही बताइए, मैंने समझा दिया यहाँ पर। और समय के साथ है ना यह और ठंडे हुए और ठोस के रूप में परिवर्तित हुए। पहले तो गर्म थी और बाद में ना ये ना ठंडे हो गई, और है ना जैसे ही ठंडे हुए तो बाद में ठोस के रूप में ठोस बन गए, है ना, ठोस बन गए, यही समझाए गए हैं। इसी कारण है ना इस स्थल मंडल का इसी तरह विकास हुआ। अब देखते हैं विभेदन, कि विभेदन प्रक्रिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, ये है ना पढ़ कर ही जाने, ये याद कर लो, मैं तो कहता हूँ। जब है ना कई छोटे ग्रहाणु आपस में मिलकर बड़े पिंड बनने लगे तो धीरे धीरे है ना धीरे धीरे बड़े होते गए, बड़े ग्रह छोटे छोटे ग्रहाणु है ना मिलकर बड़े पिंड बनने लगे ना, तो ये धीरे धीरे है ना बड़े होते गए। और हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। मतलब भारी घनत्व वाले पदार्थ है ना वो पृथ्वी की सतह के अंदर चले गए, और बाहर कम घनत्व वाले है ना पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए, तो इसी को है ना विभेदन प्रक्रिया कहते हैं, वो मैंने समझा दी। अब देखते हैं वायुमंडल का विकास। तो वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, तो वायुमंडल का विकास भी है ना 3 अवस्थाओं के अंदर हुआ, वो हम पढ़ेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा है। वर्तमान वायुमंडल की है ना विकास में 3 अवस्थाएं हुई थी। तो पहला तो था सौर पवन के कारण हाइड्रोजन व हीलियम है ना पृथ्वी से दूर चली गई। तो है ना सौर पवन आई तो उससे है ना पृथ्वी पर जो कि हाइड्रोजन और हीलियम थी वो यहाँ से उड़कर दूर चली गई, तो इसके कारण ये ना बने। दूसरी अवस्था में बताए गए हैं कि पृथ्वी के है ना ठंडा होने व विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकला, जिससे आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। तो पहले पृथ्वी गर्म थी, और जो कि विभेदन प्रक्रिया के कारण है ना भारी घनत्व वाले पदार्थ तो अंदर की ओर चले गए, और भारी कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपर की और आ गए पृथ्वी के, तो इसी कारण भी हुए थे उद्भव। मतलब पृथ्वी है ना वर्तमान वायुमंडल प्राप्त हुआ इससे। और तीसरी अवस्था में बताए गए हैं कि पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, जिसके कारण भी जलवाष्प एवं गैस बढ़ रही है। तो जलवाष्प के कारण भी हो रहे हैं, और जल ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण भी जो कि वायुमंडल का विकास हो रहा है, वायुमंडल और जल मंडल का, यह है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो कि दिए गए। यह जलवाष्प संघनित होकर है ना वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई। तो यही है ना जब है ना पृथ्वी में अंदर से है ना विस्फोट हुआ, तो इसके कारण है ना संघनित हुए, मतलब जलवाष्प निकलते हैं ज्वालामुखी के कारण, तो ये संघनित होकर क्या बनते हैं, बादल। बादल से संवहन प्रक्रियाओं के दौरान जलवाष्प से है ना स्थल मंडल के अंदर है ना जल मंडल का विकास हुआ, यही बताएंगे। जिससे पृथ्वी पर है ना महासागर बने और उनके जीवन विकसित हुआ, यही बताए गए हैं। तो समान प्रक्रिया के दौरान जलवाष्प है ना ऊपर गई और नीचे आई, वापिस है ना बादल बने और बादल से नीचे आई। तो जैसे कि यहाँ है जलवाष्प है ऊपर गई, बादल बने और वापस नीचे आई, तो यहाँ पर महासागर बने, यही दिखाया गया है इसके अंदर। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से है ना लगभग 50 करोड़ साल में बने। तो पृथ्वी के है ना महासागर कब बने, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से है ना लगभग है ना 50 करोड़ वर्ष है ना बाद बने थे ना। और लगभग है ना 250 से 300 करोड़ साल पहले है ना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कब विकसित हुई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हुई थी अपने जो कि 250 से 300 है ना वर्ष पहले, या करोड़ वर्ष पहले, सॉरी, 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले, ये आपको ध्यान रखना है। लंबे समय तक है ना जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित था। पहले है ना जीवन है ना महासागरों तक ही था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हो गई, यही बताए गए हैं। अब लास्ट अपना टॉपिक है जो कि है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण है ना जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। तो ये पहले मैंने बता दिया कि आरंभिक है ना जो कि पृथ्वी का वायुमंडल था वो जीवन के लिए उपयुक्त नहीं था। और आधुनिक वैज्ञानिक है ना
जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं कि एक रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जीवन का निर्माण हुआ पृथ्वी पर, है ना। और है ना जिससे पहले जटिल जैव है ना रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वे कहता है कि पहले है ना जटिल जैव है ना अणु अणु बने और उसका समूहन हुआ, और यह समूहन ऐसा था जो आपको है ना पुनः बना सकने में सक्षम था, यानी यह ना समूह है ना अपने आप को है ना पुनः बना सकने में सम। और इसके अंदर यही बताया कि ये जो कि समूह था ना अणुओं का, जैव अणुओं का, ये ना अपने आप को ना पुनः है ना बना सकने में सक्षम था। और है ना निर्जीव है ना पदार्थ जो कि है ना जीवित तत्वों में परिवर्तित हो गई। और ये कहते हैं कि निर्जीव जो कि तत्व थे ना उनके अंदर है ना रासायनिक प्रक्रिया हुई और जैव जिससे है ना जैव अणु बन गए, और जैव अणु से है ना ये धीरे धीरे है ना मनुष्य बन गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। 30 मिनट हो गए हैं। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।